तो शोभित, अगर हम बात करें, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है. डू यू नो दैट व्हाट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई इट इज सो? वी विल, डू यू नो दिस? नो. नो. अगर आप लैंडफॉर्म्स की बात करो, कहीं पे हिल्स हैं, हमारे इंडिया का एक जैसा प्लेन एरिया है? नहीं है ना. तो फिर आप क्या बोलोगे कि मतलब हमारे इंडिया में आप देखोगे किसी जगह पे हिली एरिया है, कहीं पे प्लेन है. जैसे आपने अभी बात की कि आपके दादू दादी कहाँ रहते हैं, वो बीच के पास रहते हैं, है ना. पूजा आंटी प्लेन एरिया में रहती हैं, है ना. अभी मैंने डेजर्ट एरिया की बात करी, राजस्थान की बात करी, है ना. ये सब बातें की ना पूजा मैम ने, पूजा आंटी ने, सॉरी. तो आप अगर बात करोगे तो ये सब, ये हमारे इंडिया इतना, मतलब वी कैन से कि इट इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री. हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास बहुत वेरिएशंस हैं, इन पे लैंडफॉर्म्स की भी वेरिएशंस हैं, लैंग्वेजेस तो हैं ही हैं, तो और चीज़ें तो हैं ही हैं, बट हम इस चीज़ में ब्लेस्ड हैं कि हमारे इतना डाइवर्स इवन लैंडफॉर्म्स भी हैं. तो उसकी वजह से जो हमारा इंडिया है उसमें भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट है. लाइक अभी जैसे समर सीज़न था, है ना, हम लोग इतनी गर्मी में यहाँ पे बहुत बुरी हालत थी और आप लोग एंजॉय कर रहे थे अपना, क्योंकि आप ठंडे एरिया में थे, है ना. और अभी जब क्या कहते हैं विंटर में, तो आप लोगों का और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि आपके यहाँ पे तो और भी ज़्यादा ठंड हो जाती है ना. तो ऐसा होता है ना कि लाइक आप लोग स्वेटर पहन के बैठे हुए थे जून में, और हम लोग आराम से नॉर्मल टी शर्ट एंड अपने जीन्स वगैरह पहन के बैठे हुए थे, है ना. तो एक ही इंडिया में रहते हुए आपने देखा कि कितनी ज़्यादा क्लाइमेट वेरिएशंस है हम लोगों की इंडिया में, ठीक है ना. इट इज़ ड्यू टू द लैंड फॉर्म्स, एंड हम कह सकते हैं फिजिकल, जो हम लोगों की जोग्राफिकल क्या कहते हैं, वी कैन से फिजिकल फीचर्स की वजह से हम लोगों का ऐसा है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हम लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं. सो आपको, और जैसा कि आपने बोला कि अभी मानसून चल रहे हैं, तो मानसून के बारे में अगर मैं बात करूं, सो द वर्ड मानसून इज़ डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम. कौन सा वर्ड है ये आपके बेटे, कई बार क्या होता है आप लोगों का ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं. कौन से वर्ड से आया है? मौसम, MAUSIM, विच, उसका मतलब क्या होता है? विच लिटरली मीन्स सीजन. येस. एंड मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शंस ड्यूरिंग अ ईयर. तो ये जो मानसून अब आया है, अभी मानसून आया है ना, ये इसी की वजह से जो है सीजनल रिवर्सल होता है इन द विंड डायरेक्शन. किसकी डायरेक्शन में? विंड डायरेक्शन में. रिवर्सल किस में होता है? इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर. इज इट क्लियर? ठीक है बेटे. तो मानसून को क्या बोलते हैं हम? मानसून किसे कहते हैं? जिसकी वजह से सीजनल रिवर्सल आता है इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर. इज इट क्लियर? तो कीवर्ड इज सीजनल रिवर्सल एंड विंड डायरेक्शन. क्लियर? विंड डायरेक्शन. ओके. अब कहते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप. हमारा क्लाइमेट क्या बोलते हैं, हमारे उसको क्या बोलते हैं? मॉनसून टाइप. तो इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट. तो एशिया में कौन सी जगह पे है? साउथ एरिया एंड साउथ ईस्ट. यस. Despite an overall unity in the general pattern, there are precipitable regional variations in climatic conditions within the country. तो अब आप इसकी बात अगर करते हैं, ओवरऑल यूनिटी अगर हम देखें कि जनरल पैटर्न अगर हम अपना देखते हैं, बट उसके अलावा भी क्या होता है, प्रेसिपिटेबल रीजन्स जो हैं उसमें भी वेरिएशंस हैं इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री. इज इट क्लियर? तो आप इसको भी अंडरलाइन करो. 3 की वर्ड्स हैं इसमें. प्रेसिपिटेबल रीजनल वेरिएशंस and climatic conditions within the country. ठीक है, this is also important. Now let us take 2 important elements. जैसे मैंने पहले बताया, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि अगर हम बात करें कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की, एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन. अब जैसे समर सीजन में होता है, इन समर सीजन द मर्करी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान डेजर्ट. गर्मी वहाँ पे ज़्यादा होती है, 50 डिग्री तक पहुँच जाती है. वेयरएस इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वो हिली एरिया है, वहाँ पर सिर्फ 20 डिग्री रहता है. जैसे आपके ऊटी में भी बहुत कम टेम्परेचर रहता है ना. सो ऑन अ विंटर नाइट, अब विंटर नाइट की अगर हम बात करें,
टेम्परेचर इन द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में भी एज लो एज -45 डिग्री। कैन यू इमेजिन, इतना ज़्यादा वहाँ पे ठंड हो जाती है द्रास सेक्टर में। बट अगर आपके साउथ एरिया की हम बात करें, तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें, ऑन द अदर हैंड में हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। दिसंबर में आपके साउथ में अगर हम बात करें, तिरुवनंतपुरम जो है वो वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। और वहाँ पर द्रास सेक्टर, क्योंकि वो इतना टॉप पे है द्रास सेक्टर जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे -45 डिग्री रहता है। क्लियर है, एक ही इंडिया है, बट सदर्न एरिया में टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। साउथ में है ना, तिरुवनंतपुरम साउथ में है ना, आपका ऊटी भी साउथ में है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बट साउथ में है आपका ऊटी, बट वो हिली रीजन है। एक ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि उससे भी आपके लैंडफॉर्म से भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं, डू यू नो इन सर्टन प्लेसेस देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। कई जगहों पे दिन और रात में भी बहुत टेम्परेचर में वो है, फ़र्क पड़ता है। जैसे थार डेजर्ट, राजस्थान में ना, थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, इतनी गर्मी हो जाती है वहाँ पे दिन में, एंड ड्रॉप डाउन एट नियरली 15 डिग्री सेल्सियस एट द सेम नाइट। दिन में इतना था और रात को 15 डिग्री प्लेजेंट हो जाता है। एसी का होता है ना टेम्परेचर 15-16 डिग्री, मतलब 16 डिग्री में कितनी ठंडा हमें लगता है, लाइक इट्स प्लेजेंट, थोड़ा सा ठंडा ही मुझे लगता है। तो इतना एक ही दिन के अंदर इतना डिफरेंस हो जाता है। कहाँ पर, कौन सी जगह मैंने आपको बताई, अंडरलाइन करो, थार डेजर्ट, दैट इज़ इन राजस्थान। तो ऑन द अदर हैंड देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस इन अ डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इन केरला। लाइक आपका केरला में ही है ना, आपके कैलिकट तो केरला में ही है ना। तो अगर आप वहाँ की बात करो, वहाँ पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, दिन और रात में सेम ही रहता है। बीच वाला इलाका है ना, बीच, आप यू आर स्टेइंग नियर द बीच एंड आपके दादू दादी, तो जो इवन आइलैंड्स हैं, ठीक है ना, वो भी वहाँ पर भी इतना दिन और रात में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने आपसे बात की टेम्परेचर की बात की है ना, इसके वेरिएशंस मैंने आपसे बात की। तो अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। किसकी बात करेंगे, प्रेसिपिटेशन। नाउ लेट अस लुक एट प्रेसिपिटेशन। There are variations not only in the form of types of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. प्रेसिपिटेशन, अब हम ये बात नहीं करेंगे कि सिर्फ कि प्रेसिपिटेशन में कितनी वेरिएशंस है, बट सबसे ज़्यादा हम किस में बात करेंगे कि कितनी ज़्यादा अमाउंट में प्रेसिपिटेशन है या कितनी कम है, और उसका सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है। लाइक रेनी सीजन में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है ना। एंड इवन अगर हम बात करें जैसे कि वाइल्ड प्रेसिपिटेशन इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज़। अगर अपर पार्ट ऑफ हिमालयाज़ की बात करते हैं, उस रीजन की बात करते हैं, तो वहाँ पर मोस्टली कब होता है, किसके फॉर्म में होता है प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, स्नोफॉल के रूप में होता है, ठीक है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। वहाँ पर स्नोफॉल होगी, कहाँ पर स्नोफॉल होगी, हिमालय रीजन में स्नोफॉल होगी, बट हमारे दूसरे इलाके में क्या होगा, रेन होगा। इज इट क्लियर टू यू? Okay. Now the annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and Western Rajasthan. आप imagine करो, देखो, एनुअल मतलब एक साल में प्रेसिपिटेशन, अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं या वैसे बात करते हैं, तो अगर आप प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो 400 सेंटीमीटर, मेघालय में इतनी सारी बारिश होती है कि पानी जो है 400 सेंटीमीटर तक आ जाता है। लाइक अगर आपको जब भी प्रेसिपिटेशन अगर चेक करना है, तो आप मोस्टली क्या करो, अपने घर के बाहर जब भी रेनी सीजन होता है, तो आप क्या करो, जैसे कोई भी एक बकेट रख दिया बाहर, तो आप देखोगे उस बकेट के अंदर कितना पानी गिर रहा है और उसका लेवल कितना है। ओके, इतनी हुई है तो मतलब इतनी सी ही बारिश हुई है ना। बट अगर आप देखोगे मेघालय वाली साइड में, तो वहाँ पर 400 सेंटीमीटर तक आपका बारिश हो जाती है, मतलब बकेट उतना भर जाता है या ड्रम उतना भर जाता है। बट अगर राजस्थान की बात करते हैं या हम लद्दाख रीजन की बात करते हैं, क्योंकि वो डेजर्टेड एरिया है थोड़ा, तो वहाँ पर क्या होगी, सिर्फ 10 सेंटीमीटर। कैन यू इमेजिन, ओनली इतनी ही बारिश होती है। आप बकेट रखेंगे वो 400 सेंटीमीटर तक नहीं आएगी, 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तक नहीं। ओ मतलब इट्स एन एवरेज, लाइक मैं आपको एवरेज बता रही हूँ, इट्स नॉट लाइक वो इतना ही है।
आपको एक आइडिया, जनरल आइडिया मिल रहा है कि वहाँ पे इतनी कम बारिश होती है, तभी तो वहाँ पे डेजर्टी डे, मतलब क्योंकि तभी तो वहाँ पे पानी की किल्लत होती है, पानी की शॉर्टेज होती है। एंड अभी ये पानी की शॉर्टेज की बात हुई है तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सभी को बताना चाहूँगी कि वी शुड एक्चुअली डू वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। आपके यहाँ पे तो होता है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके यहाँ पे। शोभित, आपके यहाँ पे, आप सबको बताओ, क्या आपके यहाँ पे बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के आप घर बना सकते हो तमिलनाडु में? नहीं बना सकते? तो अब हम शोभित से सीखेंगे, एक मिनट। तो शोभित, आपके यहाँ पे बिल्कुल भी हम वो घर नहीं बना सकते हैं जब तक आपकी गवर्नमेंट सेंक्शन ही नहीं करेगी, जब तक कि हम क्या नहीं कर रहे हैं, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं कर रहे हैं। और वो आपके यहाँ पे है, आपने वो एक टैंक सा बनाया हुआ है, कैसे बनाया है आप बताओ, सबको बताओ आपने कैसे किया हुआ है। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई नो यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश ओनली, सो यू कैन टेल। जैसे कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो हम ये हमारा जो ये तमिलनाडु है उसमें आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बिना आप मतलब घर ही नहीं बना सकते हो। एटलीस्ट यू नीड अ पर्टिकुलर टैंक फॉर योर हाउस, तभी आप अपना अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। Where you can collect the rain waters and you can actually use it later on when there is no rainfall. Yes, and it also seeps into the ground, the rainwater, because it is a well kind of a thing, है ना. So it seeps down also in the ground, and उसके अलावा क्या होता है, वो आपका एक टैंक भी फिल हो जाता है और आप later on when there is no rain you can use it. It's such a great idea. We should implement in India also, है ना, है कि नहीं है? थैंक यू सो मच शोभित, आपने इतना अच्छा ये मैं पॉइंट सबको बताना चाहती थी, क्योंकि जब मैं ऊटी में थी हम लोगों ने भी एक विला एक रेंट पे लिया हुआ था, वहाँ पर भी एक बहुत सुंदर सा एक टैंक बनाया हुआ था, रेन वाटर वहाँ पे कलेक्ट होता था। इट वाज अ वेल काइंड ऑफ अ थिंग। ज़्यादातर पानी सीप करके ज़मीन में चला जाता था, बट अगर लेवल पूरा ऊपर हो गया है, पानी मतलब ज़मीन की भरपाई हो गई है पानी की, उनको अब और नहीं चाहिए, तो वो लेवल बढ़ता जाता था और उसको हम यूज़ कर लेते थे जब पानी की दिक्कत होती थी। वेरी गुड, वेल डन तमिलनाडु। ये चीज़ मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया हम सबको करनी चाहिए। दिल्ली में इतना ज़्यादा नीचे जा चुका है लेवल पानी का, इवन रिसेंटली पटियाला में, इमेजिन इन पटियाला, अभी रिसेंटली वन ऑफ माई नोन, उनको 10 मीटर 20 मीटर डाउन एक पाइप लगाना पड़ा क्योंकि पानी मोटर खींच ही नहीं रही थी। आप इमेजिन करें, जो एरिया हमारे एग्रीकल्चर के लिए पंजाब जाना जाता है, वहाँ पर दैट वाज अ रेजिडेंशियल एरिया। मतलब हम इतना पानी यूज़ कर रहे हैं, इतना पानी यूज़ कर रहे हैं, बहा रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को पानी नहीं मिलेगा। अगर हम आज नहीं सुधरे, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को पानी नहीं मिलेगा। शोभित तक मिल जाएगा, शोभित के बेबी को भी मिल जाएगा, बट शोभित के जब शोभित दादू दादी या पर नाना पर नानी जो भी बनना है, तो शायद उनके लिए पानी खरीद के लाना पड़ेगा। एक बॉटल जब आई थी बिस्लरी की, हम बहुत स्टाइल से पीते हैं, बट इमेजिन पैसा दे के अगर हमें वो सब करना पड़ेगा आपकी बेसिक नीड्स के लिए, पोछा लगाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो डू इट, स्टार्ट फ्रॉम नाउ ओनली, स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर सुनेगी इस बात को तो प्लीज़ अभी ये रूल सभी के लिए बनाएं, ताकि हम सब भी अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को एक गिफ्ट दे पाएँ पानी का, जो बहुत हम बहा रहे हैं, क्योंकि फ्री में मिल रहा है हम सबको। थोड़ा सा बस पैसा देना पड़ता है रेंट का, जो हमारा बिल आता है, बट फिर भी फ्री में ही है। ओके शोभित, थैंक यू सो मच बेबी। एंड उसके अलावा अगर हम बात करते हैं शोभित, अभी शोभित को पहले ना नींद सी आ रही थी, है ना शोभित? आई कुड सी दिस इज़ व्हाट टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। आपको बच्चे को जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, शोभित ने अपने आइडियाज़ दे, शोभित एनर्जाइज हो चुका है अभी, तो अभी शोभित हम अभी सुन सकेगा, है ना। पहले तो मैम सिर्फ आंटी सिर्फ बोली जा रहे थे, है ना शोभित? ऐसा ही है ना, जब बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं हम, तभी बच्चे सीख पाते हैं, वरना नहीं सीख पाते। तो शोभित अभी आप चार्ज हो चुके हो ना, तो ठीक है। ओके, नाउ मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। जून में तो हमारी मोस्टली कमी आती है, बट अभी इस बार से आने भी लग गई है ना। अभी जुलाई अगस्त में बहुत अच्छे से बारिश होगी, होपफुली होनी भी चाहिए, और सितंबर तक हम मान के चलते हैं। बट अभी बहुत वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग,
बट इस साल में वी आर सो लकी कि इस जैसे हम छोटे होते थे तो हम इसी मौसम में ही देखते थे कि जुलाई में बहुत बारिशें होती थी, तो इस साल वो दोबारा से बैक टू नॉर्मल आई फील के होने लग गया है। तो बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु अगेन आप ही का आ गया है शोभित। तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। आपके यहाँ पे बारिशें सबसे ज़्यादा कब आएंगी? अक्टूबर एंड नवंबर में। मुझे अभी भी याद है, कपड़े डालते थे सुखाने के लिए और झट से निकालने पड़ते थे क्योंकि बारिश स्टार्ट हो जाती थी अक्टूबर नवंबर में भी। ठीक है, सो इन जनरल कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपको कोस्टल एरिया में आपने देखा था ना टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। मैंने 2 एग्जांपल्स दिए थे आपको, केरला के और अंडमान निकोबार का। रिमेंबर शोभित? मुझे याद हो गया, मैंने आपसे अंडरलाइन करवाया था, आपको याद हुआ था? येस और नो? यस। ओके फाइन। आई मेक श्योर कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एंड मेरा प्यारा सा शोभित एंड उसके 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे, है ना शोभित? यस। सो तो आपने देखा कि कोस्टल एरिया में टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं होता, वेरिएशन ज़्यादा टेम्परेचर कंडीशंस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है ना? तो सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। अब हमारे यहाँ पे जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट है वो हमारी इंडिया में है, ज़्यादा है इंटीरियर ऑफ द कंट्री। अब जैसे कि देयर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अगर हम बात करें कि ईस्ट साइड में से जब हम वेस्ट साइड में जाते हैं तो वहाँ जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे, वहाँ पर क्या है, रेनफॉल कम होती जाती है। ठीक है, ईस्ट में सबसे ज़्यादा आ रही थी ना, असम में आप देख रहे थे ना कैसे ज़्यादा हो रही थी, देखा आपने कितनी ज़्यादा रेनफॉल थी, आपने 100 सेंटीमीटर आपने देखा था कि नहीं देखा था? अभी हमने पढ़ा था ना। और जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा, वेस्टर्न प्लेन की तरफ इतना एज़ कम्पेयर टू ईस्ट वो कम होती जाती है ना, डिक्रीज होती जाती है। क्लियर है? हाँ जी। ओके, तो अब दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वैरायटी इन लाइफ्स ऑफ पीपल। अब इसकी वजह से हमारी इंडिया भी तो डाइवर्स हम बोलते हैं ना, तो इसमें वैरायटी भी आ रही है, हमारी लाइफ में भी बहुत वैरायटी आ रही है इन टर्म्स ऑफ द फूड दे ईट, है ना? हमारा खाना भी तो अलग अलग हो जाता है ना, एंड द क्लोथ्स दे वियर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेस दे लिव इन। तो कितनी सारी वेरिएशंस हमारे इसके कारण आ जाती है, हमारी किसके कारण? वेदर कंडीशंस के कारण या सीजनल जो हम कॉन्ट्रास्ट के कारण हम बात करते हैं। क्लियर है बिट्टू? क्लियर है? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बिट्टू? Climatic control. So there are 6 major controls of the climate at any place. ठीक है, जैसे latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, continentality, देखो पूजा मैम भी अटक गए थे, and ocean currents and relief features। तो ये 6 को तो आप अंडरलाइन कर लो, बहुत ही हाई फाई से वर्ड्स हैं जिनको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है ना शोभित? मेरे को भी नहीं आते शोभित, आपकी वजह से मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, वरना मेरा सब्जेक्ट तो पॉलिटिकल साइंस है, पता है आपको? आई नेवर यूज टू लाइक ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी के जो हमारे मैम थे ना, उन्होंने कभी हमें मैप से एक एक जगह करके नहीं बताया कि हमें ये सब चीज़ों का इतना आइडिया होता। वो सिर्फ रीड किए जा रहे थे, हम आपकी तरह शोभित सोते जा रहे थे क्लास में और ये सोच रहे थे कि कब ये चैप्टर ख़त्म होगा और मैं फ्री बर्ड होके घूमूंगा। तो मैंने भी यही किया था, इसलिए मेरा इतना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है ज्योग्राफी। जब समझ नहीं आएगा तो फेवरेट नहीं होगा, जब टीचर समझाएगा तभी फेवरेट बनेगा ना। जैसे पॉलिटिकल साइंस के मेरे टीचर बहुत अच्छे थे तो मेरा फेवरेट था, एंड दैट टू पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट पता है कब बना? हमारे यहाँ पे बीएड के लिए एक ट्रेनी आए थे, एक छोटे से मैम थे, बहुत ही क्यूट से थे, वो अभी बीएड ही कर रहे थे, तो 10 डेज़ के लिए मेरे स्कूल में आए। तो उन्होंने मुझे एक चैप्टर करवाया था, द पार्लियामेंट एंड द रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वाला कोई एक चैप्टर था। तो वो उन्होंने इतने अच्छे, डेमोक्रेसी ऑल्सो 3 चैप्टर्स करवाए थे उन्होंने इन 10 डेज़ में, इतने अच्छे से करवाए थे कि मतलब मुझे सब कुछ उनके बोलने से याद। एंड शी वॉज ट्रेनी, इमेजिन शी वॉज नॉट इवन अ टीचर, ट्रेनी, जस्ट वो अभी बीएड कर ही रहे थे।
मुझे लगता है मेरे स्कूल की टीचर से ज़्यादा अच्छा मुझे आज तक जिन्होंने पढ़ाया पॉलिटिकल साइंस वो उन्होंने पढ़ाया था, और उसकी वजह से जब मेरे कॉन्सेप्ट्स खुलने शुरू हुए तो अल्टीमेटली मुझे हर टीचर का हर लाइक जो भी मैं रीड कर रही हूँ वो मुझे समझ में आने लगा। तो ये भी मैटर करता है, ठीक है। सो क्या कहते हैं कि ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, आपने देखा है अर्थ का अर्थ बताओ आप कैसे होता है, ऐसे होता है ना, हल्का 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 है ना, कर्वी होता है ना। तो कहता है ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, अब सन तो यहीं पे रहेगा, घूम कौन रहा है, अर्थ घूम रही है ना, वही ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है बेसिकली। सो ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, ठीक है। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर, अब जैसे वो सन के पास जब आ रहे हैं या कुछ है तो क्या है, टेम्परेचर जनरली डिक्रीज करता है फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। अब पोल्स में क्या है, वहाँ पर ठंडा ज़्यादा रहता है ना, नॉर्दर्न पोल वगैरह अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। तो अब इसकी वजह से जनरली क्या होता है, टेम्परेचर जब वो पोल्स की तरफ आता है फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, तो टेम्परेचर जो है कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तभी वहाँ पे ज़्यादा ठंड उस रीजन में ठंड होनी शुरू हो जाती है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स, लाइक जैसे कि मैं अब दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली से अगर, या मैं चंडीगढ़ की बात करूँ, यहाँ से अगर मैं शिमला की तरफ जाऊँ या कसौली की तरफ जाऊँ या हिल्स की तरफ जाऊँ, जैसे आपका कोयम्बटूर है आपके पास में, तो कोयम्बटूर से जब हम ऊपर जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड इज़ व्हाट, लाइक आप ऊपर जा रहे हो, है ना, तो द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस, डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, एंड टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? अब आपने दो चीज़ें सीख ली हैं, जब आप यहाँ से कहाँ पर जा रहे हो, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हो तब भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बेटू, और जब आप क्या कर रहे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, अभी मैंने आपको बताया सरफेस से हायर एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हो तब भी टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर है बेटू? ये बहुत इजी है। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स, तो इसीलिए सब लोग छुट्टियां मनाने के लिए मनाली, शिमला वगैरह, ऊटी वगैरह जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी गर्मी से राहत चाहिए। ड्यूरिंग समर वो भी ठंडा रहता है, इसलिए जाते हैं। सो द प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब बेटू एक बात है, दो चीज़ें मैंने बोली, दोनों कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करो। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। इज इट क्लियर? ठीक है। अब क्या बोलते हैं, डज इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, और इनकी वजह से, प्रेशर और विंड की वजह से ही क्या होता है, हमारा रेनफॉल का पैटर्न भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? जैसे कि सी, अब जैसे आपका, फिर से मैं आपका गोवा का भी बोल सकते हैं हम इसमें, है ना, या हम बात कर सकते हैं आपके इसकी भी बात कर सकते हैं, आपके कैलिकट की भी बात कर सकते हैं, है ना। सो द सी एक्सर्ट्स अ, रीड इट, आई कांट रीड इट एक्चुअली, मेरी स्क्रीन में क्लियर नहीं है बेटू ये। हाँ, मॉडरेटिंग है ना, हाँ, I'll read. Okay. The sea exerts a moderating influence on climate. So sea की वजह से क्या होता है, वो moderating influence होता है क्लाइमेट पे। आपने देखा था ना, वहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सी रीजन में जो है, बीच एरिया में इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता है ऑन क्लाइमेट। एज द डिस्टेंट फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, जैसे ही हम सी से दूर जाते हैं, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज होता रहता है और वो कम होता रहता है, एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। इसीलिए वहाँ पर उसके पास वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी या कुछ ऐसा होगा। इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। दिस कंडीशन इज नोन एज, क्या बोला जाता है, वही वर्ड जो मैं नहीं बोल पा रही थी, कॉन्टिनेंटलिटी। ठीक है। एंड इट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। तभी सी के पास वाले इलाके जो होते हैं, अगर समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, मतलब सी से जब हम दूर जाते हैं, उसके पास वाले इलाके, मतलब
डिस्टेंस में, तो वो क्या होते हैं, गर्मी में बहुत गर्म रहते हैं और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं विंटर सीजन में। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, तो प्रेशर एंड विंड का आपको पता चल गया। सबसे पहले लैटिट्यूड का, एल्टीट्यूड का भी पता चल गया आपको। नाउ अब हम बात करते हैं, दिस कंडीशन इज नोन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड ओशन करंट्स, अब ओशन करंट्स जो होते हैं अलॉन्ग विद वन शोर, सॉरी ऑन शोर, आई एम सो सॉरी, मेरा ये पहन लेती हुए मेरे को दिख नहीं रहा। ओके, ओशन करंट्स अलॉन्ग विद ऑन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। अब बेटू ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो आप। कहते हैं ओशन जो करंट है और जो शोर के ऊपर जो विंड्स हैं, है ना, हवाएं चलती रहती है ना बेटू, तो वो अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। तो आपके जो ये था, क्या नाम है इसका, व्हाट डू यू कॉल इट, आपका जो दादू दादी का घर है कैलिकट में जो है, उसी की वजह से कोस्टल एरिया का क्लाइमेट किसकी वजह से चेंज होता है, अफेक्ट होता है, किसकी वजह से? ओशन करंट्स और जो ऑनशोर विंड्स हैं। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अंडरलाइन करते जाओ, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। अभी नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, व्हेन यू अंडरलाइन दोज कीवर्ड्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा व्हेन यू आर फ्रेमिंग आंसर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट्स, अगर कोस्टल एरिया में गर्म या ठंडी अगर हम करंट्स की बात करें, फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको करिए, तभी तो आपको देखते हैं ना किसी दिन आपको बहुत ठंडी ठंडी वो लगता है ना, कोस्टल एरिया में जब आप बीच में जाते हो आपका एक्सपीरियंस क्या होता है आप बताओ? आप तो मोस्टली जाते ही रहते हो, हम लोग तो सिर्फ गोवा वगैरह ही जाते हैं, तो आप बताओ अपना एक्सपीरियंस दादू वगैरह के यहाँ का। उधर अगर आप भी कभी जाओगे उधर, तो आपको एक अपना वो जो आप जहाँ भी रह रहे हो उधर से आप तो दोनों वो एकदम मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो उसकी वजह से आपको वो चिकना सा फील आता है। दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी ना, ह्यूमिडिटी के कारण। ओके ठीक है, वो पसीने को बोल रहे हो आप, चिकना, हाँ, स्वेटिंग, हाँ ठीक है, ओके। Now, finally, relief too plays a major role in determining the climate of a place. High mountains act as barriers for cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. And the leeward side of mountains remains relatively dry. तो फाइनली हम बात करते हैं जो रिलीफ है। रिलीफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में, या उनको कि वो कंडीशन कैसी हो उसके क्लाइमेट की, वो कौन करता है? रिलीफ। जैसे कि हम बात करें हाई माउंटेन्स, अगर हाई माउंटेन्स हैं दे एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स, है ना। माउंटेन्स आपने देखा होगा, उसकी वजह से एक तरीके से माउंटेन्स हैं तो वो कोल्ड और हॉट विंड्स को आने से थोड़ा सा रोकते भी हैं, है ना। दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ़ दे आर हाई एनफ, अगर वो ज़्यादा ऊंचे हैं तो क्या करेंगे? प्रेसिपिटेशन भी वहाँ पर होगा। एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, ठीक है। एंड द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। तो लीवर्ड साइड जो होती है वो क्या होती है? ड्राई रहती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें कि हाई माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो एक बैरियर का काम करते हैं, किसके लिए? अंडरलाइन करो, कोल्ड और हॉट विंड्स के लिए। और उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन भी होता है अगर वो बहुत ज़्यादा हाई हो, और वो किसके रास्ते में आ रहे हो? रेन बियरिंग विंड्स के रास्ते में आ रहे हो। इज़ इट क्लियरिंग मतलब इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो शोभित आज हम यहाँ तक ही करते हैं। एंड जो फैक्टर्स हैं जो हमारे जो अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, वो हम इवनिंग में कर लें आज।